ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेटिंग चार्जेस। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान देना, हमारे पास जितने भी वेलोसिटीज होंगे वो सारे के सारे हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की तरह ट्रीट होगा, यानी v विल बी मच मच लेस देन c। ठीक है। अच्छा, फॉर अ मूविंग चार्ज हमने पहले किए थे ये वाला चीज। अगर कोई चार्ज q यहां पर v वेक्टर से मूव कर रहा है और कोई पॉइंट p का अगर पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, तो b वेक्टर का जो हमारा वैल्यू होता है उसके बारे में हम जानते हैं। दिस इज फॉर द फ्री स्पेस। अगर मान लो कोई और मीडियम होगा तो यहां पर म्यू आ जाएगा, बाकी और कोई डिफरेंस जो है वो हमारा नहीं आने वाला है। तो अब हम लोग रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल्स की ओर जाने वाले हैं। तो यहां पर एक पॉइंट चार्ज q ओमेगा से हमारा सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है। जो हमारा रेडियस है, दैट रेडियस इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो पॉइंट P जो कि हमारा x दूरी पर है, तो सवाल यह है जो पॉइंट P पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक बात ध्यान दो, यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर इसका जो वेलोसिटी होगा वो हमारा टेंजेंशियल होने वाला है इस तरीके से, दैट विल बी ओमेगा r। ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, यहां पर जो हमारा r वेक्टर होगा, यहां पर जो हमारा r वेक्टर होगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। एक बात गौर से ध्यान दो, जो हमारा v वेक्टर होगा वो हमारा yz प्लेन पर होगा। ये तो हमारा इस वाले प्लेन पे है। जो भी हमारा v वेक्टर होगा वो ये वाले प्लेन पे इस तरीके से हमारा सर्कुलरली घूमेगा। यहां पर हमारा पॉइंट P है, यहां पर हमारा r वेक्टर है। तो v वेक्टर ऐसा है, r वेक्टर ऐसा है। तो ऑब्वियस सी बात है, r वेक्टर और v वेक्टर जो होगा वो हमारा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे तो हमेशा ही होने वाला है। जो हमारा r वेक्टर होगा उसके बारे में समझो, वो हमेशा ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा, यानी v वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। तो b का जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी म्यू नॉट q बाई 4 पाई v इंटू r बाई r क्यूब। तो दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट q v बाई 4 पाई इंटू r स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P। डायरेक्शन जो है वो r वेक्टर के अकॉर्डिंग निरंतर हमारा बदलता रहेगा, लेकिन जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड तो हम साफ साफ हमेशा ही ये लिख सकते हैं, एंड दैट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट q ओमेगा r डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये चीज हम लोग यहां पर साफ साफ लिख सकते हैं। ठीक है। ओके, अब अगर हम लोग एक चीज ध्यान दें, तो B एट सेंटर क्या होगा? B एट सेंटर क्या होगा? यानी ऑब्वियसली x जो होगा वो हमारा 0 होगा। तो B जो आएगा दैट विल बी म्यू नॉट q ओमेगा बाई 4 पाई इंटू r। म्यू नॉट q ओमेगा बाई 4 पाई इंटू r। तो इस तरीके से हमारा B जो है वो हमारा आने वाला है। ठीक है। यहां पर B का कोई हमारा फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा एक्सेप्ट द केस ऑफ सेंटर। सेंटर पे तो मामला बहुत ज्यादा चिल है, बाकी हर जगह पे B वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन जो है वो हमारा निरंतर बदलता रहेगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात है, उस बात को पहले समझते हैं। बहुत सारे जगह पे ये बोला जाता है, जो ये वाला रिजल्ट को देखते हुए, जो
b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू ओमेगा बाई आर। ठीक है, ये आता है। अच्छा, नाउ अब एक बात ध्यान दो, ये अगर ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है तो जो करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड होता है दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। तो इक्विवेलेंट करंट जो होगा, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए थे, दैट विल बी क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। सो ये वाले बी को अगर मैं लिखता हूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, सॉरी म्यू नॉट बाई 2 आर इंटू क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, और यहां से अगर हम बात करें तो यहां से हम देख सकते हैं B is nothing but म्यू नॉट बाई 2R into I equivalent, and this is happening at the center. ठीक है, सो यहां पर जो बोला जाता है वो ये है, जो यहां का जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक इक्विवेलेंट करंट का लूप की तरह कंसीडर जो है वो अगर हम कर लेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू यार। एक्शियल पे जो आया है वो कहीं से भी जो हमारा करंट कैरिंग लूप है उससे इक्वल नहीं आया है। तो चार्ज पार्टिकल ठीक है कैन बी कंसीडर्ड, चार्ज पार्टिकल कैन बी कंसीडर्ड एज करंट कैरिंग वायर only for center but for no other point। कोई और पॉइंट के लिए चार्ज पार्टिकल को तुम करंट कैरिंग वायर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके डेरिवेशन और यहां पर मेन डिफरेंस समझो। यहां पर जो बी वेक्टर आएगा आर के परपेंडिकुलर, उसको कैंसल आउट करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा बी वेक्टर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जो कि नॉन एक्सियल कंपोनेंट हमारा कैंसल्ड आउट हो। तो यहां पर पहली बात तो बी वेक्टर हमारा एक्सियल नहीं होगा, इस बात को हम रियलाइज करें। वो तो हमारा आर के परपेंडिकुलर होने वाला है, ठीक है, ये वाले डायरेक्शन पे होने वाला है। वो तो डिपेंड करेगा किस तरफ घूम रहा है वो देख लेना। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होने वाला है, एक्सियल नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ टाइम पीरियड अगर हमें निकालने के लिए बोले तो हमारा जो रिंग का फॉर्मूला आएगा वो आएगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर हम एक टाइम पीरियड में देखेंगे तो केवल और केवल एक्सियल कंपोनेंट बचेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहां पर है तो इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे तो कभी ना कभी आएगा। तो नॉन एक्सियल पार्ट ऑन एन एवरेज इन वन टाइम पीरियड कैंसिल आउट होगा। बी एक्सियल का एवरेज जो आएगा, ठीक है, बी एक्सियल का एवरेज जो आएगा तो लिख देता हूं मैं, बी एक्सियल एवरेज जो आएगा वहां पर क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 2R।
म्यू नॉट आई बाई 2r, तो कितना हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हमारे पास आ जाएगा, इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। ये हमारा ऑन एन एवरेज इन वन टाइम पीरियड आएगा, और बी रेडियल का जो एक्सियल का परपेंडिकुलर है वो हमारा 0 आएगा, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बी जो है वो हमारा एक करंट कैरिंग लूप का पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। ओके दोस्तों, दूसरा हम देखते हैं एक करंट कैरिंग लूप, सॉरी करंट कैरिंग लूप बोल रहा हूं, एक चार्ज रिंग। यहां पर है पॉइंट P, ये हमारा एट अ डिस्टेंस x है, रेडियस हमारा r है, सो दिस इज अ चार्ज्ड रिंग ऑफ चार्ज Q। ये जो है ये हमारा चार्ज रिंग ऑफ अ चार्ज Q है। तो P पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम निकालने का कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात को ध्यान देने का ट्राई करो, यहां पर जो हमारा dq का एलिमेंटल टुकड़ा काटोगे, इसका वेलोसिटी इस तरीके से है, यह है हमारा v जो कि ओमेगा r। इसको ढंग से ड्रॉ कर रहा हूं नीचे की तरफ, ध्यान दो, ये हमारा पूरा और यहां पर हमारा एक्सियल पॉइंट है, यहां पर हमारा एक्सियल पॉइंट है। तो यहां पर भी हमारा एक DI करंट जो है वो हमारा ऐसे फ्लो करेगा, और यहां पर भी हमारा एक DI करंट जो है वो हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ हमारा DQ है। तो अगर हम ध्यान दें, ये है हमारा इस तरफ का R वेक्टर, तो B वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, और यहां पर भी हमारा DB वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो रिंग के केस में अगर हम कंसीडर करें, तो रिंग के केस पर तो डेफिनेटली हमारा नेट पे केवल और केवल एक्सियल कंपोनेंट ही हमारा बचने वाला है। तो क्या होगा, मेरे पास dB कितना आएगा? Now, if we try to realize dB जो हमारे पास होगा, that dB is nothing but mu naught by 4 pi into dq। V vector is omega r into r by r cube। ये हमारे पास dB होगा, एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दैट विल बी म्यू नॉट इन बाई 4 पाई ओमेगा r बाई r स्क्वायर इंटू DQ। अच्छा, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, तो यहां पर हमारा दो कंपोनेंट आने वाला है, like this and this is 90 minus theta, this is a theta। तो हमारे पास जो dB नेट आएगा, जो यहां पर हमारे पास dB नेट आएगा,
that will be nothing but dB sin theta. तो sin थीटा का जो वैल्यू आएगा that will be nothing but कैपिटल R by स्मॉल r. तो म्यू नॉट ओमेगा r स्क्वायर, सॉरी क्या, हाँ, म्यू नॉट ओमेगा r स्क्वायर बाई 4 पाई r क्यूब इंटू टी क्यूब. ये हमारे पास डीबी नेट आएगा. तो बी नेट यहां पर जो हमारे पास आने वाला है दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट ओमेगा आर स्क्वायर क्यूब बाई 4 पाई आर क्यूब, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो इसको तुम करंट कैरिंग वायर की तरह डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हो, और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वही हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए ये कंपोनेंट हमारे पास होगा, बट यहां पर एक सिंगल पॉइंट चार्ज में वो कंपोनेंट तो दूसरा वाला हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. मतलब वो आता है या नहीं, एक बार चेक कर लो. करंट इफेक्टिव जो होगा वो होगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई. तो म्यू नॉट इंटू क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, और यहां पर हमारे पास आ गया है 2 एक बाहर की तरफ. ऊपर आ गया है हमारे पास आर स्क्वायर, नीचे आ गया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट इज म्यू नॉट बाई 2 आई इक्विवेलेंट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. तो बी एट सेंटर जो आएगा, तो बी सेंटर जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. ये तो हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर म्यू नॉट बाई 2 आर क्यू ओमेगा बाई 2 पाई. ये हमारे पास आई इक्विवेलेंट के फॉर्मूला ही आ गया है. तो दोस्तों सेंटर के लिए तो हमेशा वायर की तरह ट्रीट कर लो, फर्क नहीं पड़ता है. बाकी कोई भी और एक्चुअल पॉइंट के लिए अगर हमारा सेंटर डिस्क्रीट है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है. और अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इन दैट केस तुम सिंपली अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर इशू. सो इसी बात पे दोस्तों एक काम करो, हमारे पास एक चार्ज्ड डिस्क है, हमारे पास एक चार्ज्ड डिस्क है ऑफ रेडियस r, चार्ज है q, और यहां पर मैंने ओमेगा से घुमा रहा हूं. सो दिस इज बेसिकली अ चार्ज्ड डिस्क. तो सवाल यह है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at center. We have to find the magnetic field at the center. तो वो हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं. तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिस्क को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो करना होता है हमें रिंग काटना होगा. तो हम क्या करेंगे, एट ए डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम हियर एक छोटा सा स्ट्रिप काट लो ऑफ थिकनेस dr. तो जो हमारा चार्ज आएगा dq वो हमारे पास कितना होगा, q बाई पाई आर स्क्वायर
there is the charge per unit area into 2 pi r dr, तो 2q by capital R square into r dr, ये हमारे पास आ जाएगा dq का वैल्यू, जो चार्ज इस वाले पतले से स्ट्रिप के अंदर हमारा बाउंड है। ठीक है, तो ये हमारा dq का वैल्यू है। तो ऑब्वियस बात है, जो इसके कारण हमारा dB आएगा, सेंटर है तो डायरेक्टली मैं ये अप्लाई कर सकता हूं, तो बाई 4 पाई dq बाई स्मॉल r, ये चीज को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर जो है dq बाई स्मॉल r करूंगा तो ये तो हमारा कट गया है, तो म्यू नॉट ओमेगा क्यू बाई 2 पाई बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, ये हमारे पास आ गया है dB। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, दैट विल बी म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर। डी आर को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो हमारे पास अपने आप ये आ जाएगा, दैट विल म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर। ओके ओके दोस्तों, तो ये मेरे पास एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारा सिग्मा है। अब इसके जो रेडियस है वो हमारा r है, और इसके एक्सिस के अबाउट में इसको ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं। अगर अंदर के मीडियम का रिलेटिव परमियाबिलिटी मेरा म्यू आर है, तो एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा कितना होने वाला है। नाउ ट्राई टू रियलाइज, मैं जैसे ही इसको सिग्मा को इस तरीके से रोटेट करूंगा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज बेसिकली a surface current like this, and then try to realize it is effectively a solenoid. तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो बी इनसाइड हमारा होता है दैट इज म्यू नॉट इंटू एनआई। एनआई इज नथिंग बट करंट पर यूनिट लेंथ। बाय द वे यहां पर मीडियम जो है वो हमारा एयर नहीं है, कुछ और दिया हुआ है, तो यहां पर हम म्यू लिख देंगे। म्यू इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एन इंटू आई इज नथिंग बट द करंट पर यूनिट लेंथ। तो उसको निकालने के लिए मैं एक यूनिट लेंथ का टुकड़ा यहां पर मैं काटता हूं, तो सरफेस एरिया जो आएगा दैट विल बी 2 पाई आर इंटू 1, तो Q जो आएगा 2 पाई सिग्मा R। दिस इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो करंट जो होता है दैट इज नथिंग बट Q ओमेगा बाई 2 पाई। तो ऑब्वियस सी बात है I पर यूनिट लेंथ विल बी नथिंग बट Q ओमेगा by 2 pi सिग्मा ओमेगा R, एंड B जो हमारे पास आएगा दैट इज नथिंग बट म्यू, दैट इज म्यू नॉट म्यू आर इंटू सिग्मा ओमेगा R। सो ये कंटिन्यूअस वाला केस को तो हम इक्विवेलेंट फिगर में कन्वर्ट करते हुए आसानी से इस तरीके से हम
निकाल सकते हैं। बी जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा ओमेगा इनटू आर। ओके ओके दोस्तों, यहां पर क्या है, मेरे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर है और उन दोनों का रेडियस है R1 एंड R2। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ये अंदर वाला सिलेंडर को मैं ओमेगा 1 से घुमा रहा हूं और बाहर वाला सिलेंडर को ओमेगा 2 से मैं घुमा रहा हूं। दोनों का सेम सेंस है। तो एक्सिस से r दूरी पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड B हमारा कितना होगा। सो ध्यान दो, यहां पर पीछे वाले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है। यहां पर हमारे पास दो सिलेंडर है और दोनों ओमेगा से घूम रहा है, तो दो हमारे पास सोलिनॉइड है। ये हमारा सफिशिएंटली लॉन्ग है। ये जो डायमेंशन है दिस इज अ वेरी लॉन्ग। So that simply implies here we have two ideal and long solenoids. और पहले वाले का जो हमारा N1R1 है, N1I1, उसका वैल्यू होगा सिग्मा 1 ओमेगा 1 R1 करंट पर यूनिट लेंथ, और दूसरे वाले का जो हमारा N2 है वो है सिग्मा 2 ओमेगा 2 R2। अच्छा, R कहीं पर भी हो सकता है। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करेगा। सेम डायरेक्शन में घुमा रहा हो तो सपोर्ट करेगा, एक को उल्टा घुमाया होता तो अपोज करता, ठीक है ना। तो फॉर R बिलोंगिंग टू 0 to R1, for R belonging to 0 to R1, बहुत सिंपल सी बात है। इट इज एग्जैक्टली सरफेस पे मैं थोड़ा ओपन कर देता हूं, सॉरी। इट इज इनसाइड रीजन ऑफ both these solenoids it is the inside region of both the solenoids। तो B जो हमारे पास आएगा that will be simply mu naught N1I1 plus mu naught N2I2 sigma 1 omega 1 R1 plus sigma 2 omega 2 R2, ये हमारे पास आएगा। दूसरा, फॉर R belonging to R1 to R2, तो outside the R1 cylinder तो उसके चलते जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो हमारा 0 होगा। यानी जो अंदर वाला सिलेंडर है उसके लिए तो बाहरी पॉइंट है और आइडियल सॉलिनॉइड के बाहर के लिए 0 होता है। और इनसाइड दी R2 सिलेंडर तो B2 हमारे पास सिंपली आ जाएगा म्यू नॉट ओमेगा 2 सिग्मा 2 R2। तो हमारे पास B जो आ जाएगा म्यू नॉट ओमेगा 2 एंड लास्ट फॉर R greater than R2, सिंपल सी बात है,
outside both, that implies B will be simply equals to 0. तो तीनों रीजन के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैं इस तरीके से निकाल दिया हूं. ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. क्या बोला है? यहां पर मेरा XYZ एक्सिस दिया हुआ है. मेरा XY प्लेन पे एक इंसुलेटिंग चार्ज लैमिना है जिस पर चार्ज जो है टोटल हमारा Q है. कोई भी इरेगुलर शेप का है, डोंट नो द शेप. और उसके कारण जो हमारा ओरिजिन O है उस पर जो पोटेंशियल आ रहा है, दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V0, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है. अब अगर मैं ये वाला लैमिना को अबाउट Z एक्सिस एक कांस्टेंट ओमेगा से मैं गोल गोल घुमाता हूं, तो सवाल ये है जो सेंटर O है उस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा. मैग्नीट्यूड हमें निकालना है. डायरेक्शन बाय द वे, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे लूप घूम रहा है, प्लस Z के अलोंग होगा, और मैं उल्टा घुमाऊंगा तो माइनस Z के अलोंग होगा. डायरेक्शन आई नो, मैग्नीट्यूड जो है वो हमें निकालनी है. ओके दोस्तों, तो अब मैं इसको यहां पर बाहर लाके देख रहा हूं. तो ये मेरा ओरिजिन O है और यहां पर बेसिकली मेरा इस तरीके से Z एक्सिस है. द लैमिना इज अ समवेयर ओवर हियर. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ध्यान देना. नाउ यहां पर कोई भी जनरल एक R का पोजीशन वेक्टर में एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काट लिया. चार्ज जो है दैट इज माई DQ. ठीक है. ये डिस्टेंस जो है वो है हमारा R. एंड नाउ यहां पर जो है दिस इज माई ओमेगा R. दिस इज माई ओमेगा R. ठीक है. वेलोसिटी होगा. सो नाउ ट्राई टू रियलाइज ये R और ओमेगा R डेफिनेटली हमारा परपेंडिकुलर है. अच्छा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dV? जो हमारा सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का dV बनेगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ by R. ठीक है. और जो इसका रोटेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा dB, that will be mu naught by 4 pi dq. V क्रॉस R वो तो हमारा आपस में परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा R इंटू R बाई R क्यूब. सो दैट विल बी mu naught by 4 pi dq ओमेगा बाई R. वाह, प्रॉब्लम सॉल्व्ड. तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लेता हूं dB बाई dV, 4 pi गॉन, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, dq गॉन, R गॉन इनटू ओमेगा. तो व्हाट आई कैन से इज ओमेगा बाई सी स्क्वायर, म्यू नॉट इंटू ओमेगा, ये जो इसका वैल्यू होता है वो 1/c स्क्वायर होता है, वी नो, इंटू dV. एंड नाउ इफ आई सिंपली इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करते हुए सिंपली हमारे पास आ जाएगा B will be omega by c square into V0. Pretty simple and straightforward. ठीक है. टोटल चार्ज जो है उससे इनवेरिएंट है. अब वो होना भी चाहिए था क्योंकि वो इक्वल अमाउंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड और जो पोटेंशियल है दोनों पे इफेक्ट डालता है. दैट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन ओमेगा. तो B इक्वल्स टू ओमेगा बाई सी स्क्वायर
इंटू वी नॉट। ओके ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है हमारा सिग्मा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें निकालना है, ठीक है, अगर ये ओमेगा से हमारा रोटेट करता है तो। ओके, सिंपल सी बात है, ये ओमेगा से रोटेट करता है। तो देखो ध्यान दो मैं किस तरीके से एनालाइज कर रहा हूं। तो ये है हमारा स्फीयर। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अपर स्फीयर और लोअर स्फीयर का कंट्रीब्यूशन हमारा इक्वल होगा, तो हमें अलग अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल ऊपर वाले पार्ट को निकाल दूंगा, उसके बाद उसको डबल कर दूंगा, आई विल बी डन। सो मैं यहां से एट एन एंगल ऑफ थीटा एक का छोटा सा टुकड़ा काट रहा हूं जो एंगल बनाता है सेंटर पे डी थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा कर्व्ड लेंथ होगा वो होगा आर डी थीटा, ठीक है। एंड नाउ ये है हमारा स्मॉल आर, ये है हमारा कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू साइन थीटा। और ये जो हमारा रिंग कटा है इसके लिए तो ये एक्चुअल पॉइंट है। एक्स जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली आर कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी माई डी क्यू? इट विल बी सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा। तो 2 पाई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो जो हमारे पास डी आई इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी डी क्यू ओमेगा बाई 2 पाई सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा टी आई, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिटल आर है। सो बेसिकली एक रिंग है, तो डीबी जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 डी आई दैट विल बी सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू स्मॉल आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज नथिंग बट कैपिटल आर स्क्वायर, उसका टू द पावर 3/2। तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी, थोड़ा सा सावधानी से यहां पर, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर बाई 2 साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो नेट जो बी होगा इंटू 2 में पहले से ही कर दे रहा हूं, ऊपर और नीचे के कंट्रीब्यूशन इक्वल होने के कारण इंटीग्रल साइन क्यूब थीटा डी थीटा, थीटा वेराइंग फ्रॉम 0 to π/2, and that will come out to be equals to mu naught sigma omega r by 4, ठीक है। 4 sin cube theta, 3 sin theta minus 4 sin cube theta is sin 3 theta। तो हमारे पास 4 sin cube theta की वैल्यू आएगी 3 sin theta
माइनस साइन 3 थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2, and that will come out to be equals to, अब तो कैलकुलेशन है, वी आर डन। पहले वाले का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारे पास सिंपली 3 आएगा। और यहां पर जो हमारे पास हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस को खत्म करके यहां पर प्लस कर दिया, cos 3 थीटा cos 3 π/2 अगेन 0 माइनस cos 0 दैट विल बी 1, तो -1/3, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 8/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन। मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है जो कि हमारा XY प्लेन पर है, जो हमारा चार्ज डेंसिटी है वो हमारा सिग्मा है, और उसको मैं वेलोसिटी देता हूं v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू v i कैप। तो हमें E वेक्टर एंड B वेक्टर अबव एंड बिलो द शीट जो है वो हमें निकालना है, और ये भी फाइंड करो, ये दोनों तब भी निकालना है अगर V वेक्टर मेरा V के कैप हो। ओके दोस्तों, इनफाइनाइट शीट है तो E वेक्टर तो डायरेक्टली लिख दो, E का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो हमारे पास सिंपली आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मूवमेंट से उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मूवमेंट के कारण जो हमें दिख रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये हमारा इसका साइड व्यू है, ये हमारा आई कैप के डायरेक्शन है, ये हमारा आई कैप का डायरेक्शन है। यहां पर कोई पॉइंट है P। अच्छा, ट्राई टू रियलाइज ड्यू टू द मूवमेंट, ऐसे पूरे के थ्रू एक करंट कैरिंग वायर्स सामने की तरफ तुम्हारे तरफ जो है वो करंट फ्लो करते हुए हमारा नजर आएगा। तो मान लो जो हमारा पॉइंट है वो कोई भी एक जनरल डिस्टेंस r पर है, जो करंट है वो हमारा इस तरीके से है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ x मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, तो ये जो है वो हमारा है dx। जो हमारा dq होगा, ठीक है, जो हमारा dq होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले उसके बारे में ध्यान देते हैं। एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जो करंट कैरिंग वायर है उस करंट कैरिंग वायर के बारे में सोचते हैं। मान लो इसका लेंथ है, ये जो लेंथ तुम्हें दिख नहीं रहा है, अंदर का लेंथ एक बार के लिए L मान लो, तो चार्ज जो होगा दैट इज नथिंग बट सिग्मा L इंटू dx। ठीक है, दैट इज नथिंग बट सिग्मा L इंटू dx। ठीक है, तो सिग्मा L इंटू dx अगर हमारे पास आ गया है, दिस इज द चार्ज ऑन इट, और वो मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें, अच्छा यहां पर जो मैंने ड्रॉ किया हूं उसके बाद काट देना, वापस चालू कर रहा हूं। ये मैंने यहां पे dx लिखा, उसके बाद काटना, ठीक है ना। ओके दोस्तों, अब अगर इस चीज के ऊपर थोड़ा हम ध्यान दें तो ये पतला सा मैं करंट कैरिंग स्ट्रिप की तरह इसे मैं कंसीडर कर सकता हूं। ये पूरा चीज जो है वो तुम्हारे तरफ जो है वो हमारा v से आगे आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग जो हमारा नेट करंट होगा उसके बारे में अगर मैं समझता हूं तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू
sigma into V. That will be the current per unit length. That will be the current per unit length. That will be nothing but sigma into V. ठीक है, बिकॉज कोई भी एक dl टुकड़ा काट लो, dl है यहां पर dx है, तो dl इंटू dx इंटू सिग्मा आ जाएगा, एंड dl बाई dt इज नथिंग बट v. तो इस वाले पे जो हमारा इफेक्टिव करंट फ्लो करता हुआ नजर आएगा di, दैट इज नथिंग बट सिग्मा v इंटू dx. और ये वाले करंट जो हमारा बाहर की तरफ हो रहा है, उसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा इस तरफ होने वाला है, इसके परपेंडिकुलर. और यहां पर अगर मैं वैसे ही एक सिमेट्रिक फिगर बनाऊं तो इसके कारण जो हमारा फिगर आएगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा. तो नेट कंपोनेंट जो है वो हमारा लेफ्ट की तरफ बचने वाला है. वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसका तो डेफिनेटली सफाया हो जाएगा. अच्छा, ये हमारा R है, ये हमारा X है. तो जो हमारा dB होगा दैट विल बी म्यू नॉट DI बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. ये वाला एंगल को एक बार के लिए थीटा बोलो. ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा है. तो dB cos थीटा विल बी म्यू नॉट DI. cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, म्यू नॉट DI R बाई 2 पाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. ये हमारे पास dB cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी. सो ट्राई टू रियलाइज हमें जो करना है, नेट जो हमारे पास B आएगा म्यू नॉट DI जो है वो हमारा है सिग्मा V dx बाई 2 पाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. एंड दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड. X का वैल्यू जो है दैट विल वेराई फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका जो हमारा X का वैल्यू जो क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. सॉरी मैं थीटा का लिमिट पुट कर दिया था, सॉरी. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. इसका वैल्यू क्या होता है? ये हम इंटीग्रेशन जानते हैं, 1 बाई आर टेन इनवर्स एक्स बाई आर. ठीक है, 1 बाई आर टेन इनवर्स एक्स बाई आर. ये आर आर तो गया, तो दैट विल बी सिंपली V बाई 2 पाई टेन इनवर्स एक्स बाई आर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. tan inverse infinity will be plus pi by 2. tan inverse minus infinity will be minus pi by 2. So pi by 2 minus pi by 2 will be pi. Pi is gone. Sig B V by 2. So this is the value of B. And this will be along the negative y-axis that is shown. That is along the negative y-axis that is shown. तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से E और B जो है ये दोनों हमारे पास आ जाएगा. बाय द वे E और B का रेशियो कोई पूछ सकता है. E बाई B, B बाई E कर लो. कितना आ जाएगा? सिग्मा सिग्मा गॉन, तो V बाई into mu naught epsilon naught. So that will be equals to V by 6 square. तो देख सकते हो ये बहुत ज्यादा छोटा क्वांटिटी है. इस कारण पे हम मूवमेंट के बाद भी मैग्नेटिक इफेक्ट को छोड़ देते हैं. केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसी के बारे में हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो B by E will be equals to this.
अच्छा, लास्ट पार्ट, जो अगर वी के कैप के अलोंग हो, देखो ऑब्वियस सी बात है वी के कैप के लिए ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा वही रहेगा, उस पर तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। और मूवमेंट अगर इस तरीके से है तो सारे करंट कैरिंग एलिमेंट जो है वो हमारा ऊपर वाला पॉइंट को एम करेगा, और ऊपर वाला पॉइंट को एम करने के कारण जो बी आएगा, मूवमेंट से ई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई तो हमारा वही रहेगा। लेकिन अगर जेड के अलोंग ही मूव कर रहा है तो जेड एक्सिस का कोई पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा इंड्यूस नहीं होगा। उस चीज करंट कैरिंग एलिमेंट के बारे में वो चीज हम पहले से ही जानते हैं। एंड यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कब इंड्यूस होगा और किस अमाउंट से होगा। तो चार्ज पार्टिकल के मोशंस के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्रिएट होते हैं उसके बारे में चर्चाएं अब हम लोग यहां पर समाप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। लेट्स सी।